रास्ते आसान नहीं होते हैं, पर जो चलते हैं वही मंजिल पाते हैं। नवोदय का सपना हर बच्चे का होता है, पर सही जानकारी ही उसे सच बनाती है। क्या आपका बच्चा नवोदय का फॉर्म भर सकता है? कौन-कौन से स्कूल के बच्चे के लिए ये अनुमति होती है? पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि नवोदय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए कौन-कौन से स्कूल के बच्चे फॉर्म भरने के लिए अप्लाई यानी कि जो है अनुमति है। तो चलिए आपकी ये टेंशन भी खत्म कर देते हैं। कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सही रास्ते चुनते हैं। नवोदय सिर्फ स्कूल नहीं है, यह एक सुनहरा भविष्य है। अगर आपका सपना नवोदय का है तो सही जानकारी सही जगह पे लें, तभी आप जो है अपने बच्चे को सही मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपका नवोदय विद्यालय समिति का जो वेबसाइट है, इस पे कुछ जो है आप लोगों को मैं यहाँ पर जो है पढ़ के मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कौन-कौन से जो बच्चे हैं, जो फॉर्म के लिए अप्लाई हैं, एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके इसको दिखलाने की कोशिश करूँगा कि कौन-कौन से बच्चे हैं जो है, वो उस लायक हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है यहाँ पर आप पहला पॉइंट है, कह रहा है केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी उम्मीदवार जहां नवोदय विद्यालय समिति और प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले पात्र हैं। प्रवेश के समय अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवार के माता-पिता उसी जिले का जहां पर उम्मीदवार ने कक्षा 5 में अध्ययन किया है। ठीक है ना? तो ये जो है, ये जो पॉइंट है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपका जो है बच्चा आप जिस जिले से हैं, ठीक है ना? बस इतना सिंपल आपको समझना। आप जिस जिले से हैं, उसी जिले से आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे जिला से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब ख वाला थोड़ा-सा देख लीजिए, इसको भी समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है, ठीक है ना? इसका जो ये जो दिया हुआ है ना, इतना लंबा-चौड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जिस जिले से हैं, वहीं पर आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं, दूसरे जिला के नहीं, ठीक है ना? तो इतना तो दिमाग में बैठ गया होगा। आगे देखते हैं ख वाला, उम्मीदवार उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश चाह रहा है, रही है। अस्थायी चयन के पश्चात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होता है। कहीं-कहीं पर जो है, जो देखते हैं कि जो है, लोग दूसरे जिला के लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर बच्चा आपका जो है एडमिशन पा भी जाता है, यानी सिलेक्शन हो भी जाता है, तो भी वहाँ पे आपको ये चीज़ प्रस्तुत करना होता है। तो अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो भाई उसके बाद जो है आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप उसी जिले से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिस जिला के आप एक्चुअल में हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला उम्मीदवार सत्र, ठीक है ना? तो ये सत्र का दिया हुआ है, तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ये 2000 में 25 का जो है, 25 नहीं 26 का जो बच्चे एग्ज़ाम डालने वाले हैं, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो सरकारी मान्यता प्राप्त में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हो, ठीक है ना? वही बच्चा अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ दूसरा बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अगला देखेंगे 5वीं कक्षा पास करने वाले या दूसरी बार परीक्षा में सम्मिलित, तो ये इसका मतलब क्या है? थोड़ा-सा ये भी समझ लेना ज़रूरी है, ठीक है ना? कभी-कभी बच्चा जो है 5वीं कक्षा पास आउट हो जाता है या दूसरी बार परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे जो है इसके लिए ऑथराइज़ नहीं होते हैं, उनको अनुमति नहीं दिया गया है, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इस साल तो नहीं डाल पाया, मेरा लड़का अगले साल डाल देगा, तो भाई उनका नहीं हो सकता। आपका बच्चा जो 5 में पढ़ रहा है, तो 6 के लिए वो एलिजिबल है, बाकी जो है और बच्चों को वहाँ पे फॉर्म डालने के लिए ऑथराइज़ नहीं होगा। अगला देखेंगे, अगला जो पॉइंट है, कह रहा प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म, ठीक है ना? तो ये जो है इसके हिसाब से है, जो कि आपका पुराना वाला इस सत्र के लिए एडमिशन के लिए डाला गया था, ठीक है ना? लेकिन अब जो है नया सत्र में आएगा, तो कहने का मतलब ये है कि कभी-कभी बच्चे का उम्र ज़्यादा हो जाता है, तो भी जो है उस बच्चे का यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेडिकल चेकअप भी होता है, ठीक है ना? वही आपको कभी-कभी आप लोग बच्चों को क्या करते हैं, पिछला कुछ कुछ साल गैप करके फिर से लिखवा देते हैं, डेट ऑफ जो है बर्थ उसको कम करवा देते हैं, तो ये जो है ना इल्लीगल है, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर मेडिकल द्वारा अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर 6 वाला, ठीक है ना? यहाँ पे क्या कह रहा है, चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिला जहां पर वह प्रवेश देना चाहता है चाहती है के लिए किसी सरकारी मान्यता प्राप्त या अन्य प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि पत्र बी सहित शैक्षिक पूर्ण शैक्षिक सत्र 2022-23 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना?
तो ये आपको बताया गया कि 2023 या 2022-23 का ये है, ठीक है ना? तो हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है बच्चा कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए उसी जिला में जिस जिला के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? पहली बात तो ये है। और वो जो है सरकारी हो या प्राइवेट हो, सरकारी का होगा तो उसमें तो कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन प्राइवेट में जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है उसी से होना चाहिए, अदरवाइज किसी और बच्चे का वहां पे एडमिशन यानी दाखिला नहीं मिल सकता है। तो प्राइवेट विद्यालय में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि उसका मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो वहां पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे का आपका वहां पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और आपका जो बच्चा वहां पर उस स्कूल में 3 साल अध्ययनरत होना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि 3 में, 4 में और 5 में अगर 3 साल वो पढ़ा है तभी उसका जो है चयन होगा, अदरवाइज उस बच्चे का चयन नहीं होगा कक्षा 6 में एडमिशन के लिए। ये नियम कुछ हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 6 में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी सरकारी सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालय से 3, 4, 5, ठीक है ना? वही चीज बताया गया अभी, ठीक है ना? ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जय वाले पे। अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था से भी प्रमाण पत्र दक्षता सहित 15 सितंबर 2022 तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे वही प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे, ठीक है ना? तो ये जो है आप अपने बच्चे को प्राइमरी विद्यालय में नाम लिखवाइए, या फिर इसमें आपका जो है जैसे कह रहा है ना कि जो है मुक्त विद्यालय, तो मुक्त विद्यालय की तो जरूरत है नहीं फिलहाल, ठीक है ना? कहीं कहीं पे जो है मुक्त विद्यालय भी चलते हैं, तो वहां के लिए भी ये आपका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, ठीक है ना? तो इसमें घबराने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है ना? किसी भी परिस्थिति में कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार चयन परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं है। दूसरी बार कोई बैठ ही नहीं सकता है, ठीक है ना? अगर कोई बैठ जाता है तो वैसे भी उसका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आधार नियम जो है ये सारे तमाम तरह के जो रूल हैं इस पे लागू होते हैं, तो ध्यान रहे, ठीक है? ये चीज आपके ऊपर लागू होता है तो इस पे ध्यान रहेगा, ठीक है ना? अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा और भी पॉइंट्स हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक, ठीक, यहाँ पे हो गया। चलिए, देखिए बहुत सारी चीजें बातें बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है उम्मीदवार के माता पिता द्वारा और उसके आधार पर विवरण से मेल होना चाहिए, ठीक है ना? वही सारी चीजें हैं आपका जो है वो होना चाहिए। अगला पॉइंट है जब तक बच्चे की आधार संख्या जारी नहीं होता है तब तक वह संबंधित सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी माता-पिता के निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करके स्वयं को पंजीकृत करा सकती है। हालांकि उसका पंजीकरण अंतिम माना जाएगा और यह उसका अंतिम रूप से चयन होता है उसी प्रवेश के समय आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होती है, ठीक है ना? तो बच्चे का आप आधार कार्ड बनवा दें, ठीक है ना? तो बेहतर रहेगा, और बाकी इतना झमेला आपको पालने की जरूरत नहीं है। अगर अगर ऐसा होता है, नहीं बन पाता है, तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जैसा कि इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो ये चीज भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो इसको भी मैं समझाते चलूं तो बेहतर रहेगा। ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है ना, अलग से आपको जो है छूट मिलता है, जबकि शहरी वालों के लिए उतना छूट नहीं मिलता है। यानी कि आरक्षण कुछ ज्यादा ही ग्रामीण बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको जो है और ज्यादा कुछ प्रोत्साहन मिले, ठीक है ना? उनको आगे बढ़ने का मौका और दिया जाता है, और शहरी वाले बच्चे तो ऑलरेडी आगे बढ़े रहते हैं। इसीलिए जिले में जो है जो भी होता है 75% सीट किसका होता है, ग्रामीण बच्चों के लिए होता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना? ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में किसी सरकारी, ठीक है ना? तो ये चीज वही जो अभी इससे पहले हम लोग बात किए हैं उसी पे ये चर्चा हो रही है कि तीसरी में, चौथी में, पांचवी में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? और वही बच्चे जो है 5 में यानी कि 5 में आने के बाद जो है प्रवेश परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना? और बाकी चीजें तो ये तो आपको अभी वही चीज फिर से भी बताया गया कि मुक्त विद्यालय वाला, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की इस पे जरूरत नहीं है। तो इतना आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपको ग्रामीण जो है उनको 75% सीट यानी कि 60 सीट इनके लिए होता है, बाकी 20 सीट किसके लिए होता है, शहरी बच्चों के लिए होता है। और यहाँ पर देखेंगे ट्रांसजेंडर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना? वैसे आपका लड़के और लड़कियों का जो है जो आरक्षण होता है शहरी और ग्रामीण का, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैं बहुत अच्छे से बनाया हूँ, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना? तो उस पे बना हुआ है। यहाँ पर एक जो है आ गया ट्रांसजेंडर का, तो इस पे भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे। ट्रांसजेंडर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है,
उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसी शहरी, ग्रामीण, यानी कि ट्रांसजेंडर के लिए ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए अलग से कोई कोटा है, नहीं भाई, उनको जो है बॉयज वाली कैटेगरी में रखा गया है और उसी से उनको जो है शहरी का, ग्रामीण का, अनुसूचित जाति का, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति का, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग पर आधारित जो है जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण इनको मिलेगा। अलग से इनके लिए कोई आरक्षण रखा नहीं गया है, ठीक है ना। स्थानों का आरक्षण, तो स्थानों का आरक्षण आप लोगों को बताया गया था कि 75% जो है ग्रामीण के लिए, बाकी जो है 25% यानी कि 20 सीटें जो होती हैं वो सरकारी के लिए, शहरी के लिए होती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जाकर इस पे पढ़ भी सकते हैं। वैसे मैं आपको जो भी चीजें जरूरी लग रहा है कि जिसको जानना आपको एकदम कंपलसरी है, उस पे मैं इस पे दर्शा दे रहा हूँ, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है और ये जो है 11:30 से शुरू होता है, 1:30 पर ये परीक्षा समाप्त होती है। परीक्षा टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 मार्क का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का मॉडल भी है। मानसिक योग्यता परीक्षा का जो है 40 प्रश्न होता है, 50 अंक होते हैं, 60 मिनट का होता है। वहीं बात कर लेते हैं अंकगणित का, तो अंकगणित आपका 20 और यहाँ पर आपका अंक होता है 25, 30 मिनट का। भाषा जो होता है आपका 20 जो है ये आपका 25 नंबर का होता है और ये 30 मिनट का होता है। इस तरह से आप अगर सबको काउंट करें तो टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 नंबर के हो जाते हैं और 2 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा-सा और नीचे अगर हम आते हैं, तो और नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर देखेंगे प्रदेश के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो प्रदेश है उसमें कौन-कौन सी भाषाएँ चलती हैं, ठीक है ना? आप अपनी भाषा का देख सकते हैं। ये अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग भाषाएँ अप्लाई होती हैं, ठीक है ना? अब वही बच्चा दिल्ली में अगर दिल्ली से भर रहा है, दिल्ली में किसी जिला से भर रहा है, तो भाई उसका क्या होगा, अंग्रेजी होगा और हिंदी होगा। वहीं बात कर लेते हैं गोवा का, तो अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और कन्नड़ ये सब भाषाएं वहां पे चलती हैं। तो आप जिस राज्य में हैं उस राज्य के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू ये तीनों चलता है, तो तीनों के लिए एलिजिबल हैं यहाँ के बच्चे, ठीक है ना। वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।